है हिंदू में, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं हिंदू में। एक तो पढ़ेंगे जो स्टेडियम का नाम, जो कल जिसमें मैच चल रहा था इंडिया और इंग्लैंड का, उसमें उसका नाम चेंज कर दिया, आपको पता ही होगा, मोटेरा स्टेडियम उसका नाम कर दिया गया। मोटेरा स्टेडियम से नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। पहली बार हुआ हिस्ट्री में कोई जीते जी आदमी के नाम पे रखा गया। फिर आर्टिकल 365 के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी प्रेसिडेंट रूल लगाया गया पुडुचेरी में, क्योंकि कल क्या हो गया था, वो कॉन्फिडेंस, जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन वो पास हो गया था, वो हार चुके थे, तो वहाँ पे आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल लगाया, उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे क्या वो है, और इम्पोज कब किया जाता है, कि मतलब वैन कब इम्पोज किया जाता है, व्हाट हैपन आफ्टर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होने के बाद। फिर रिको मतलब कि इसके रिवोक कौन करता है उसको, मिसयूज़ किया आर्टिकल 365 का। फिर कुछ कमेटियाँ सरकारिया कमीशन होगी आपकी, पंची पुंची कमीशन हो गई। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ भी पढ़ेंगे इसके अंदर, क्योंकि इस पर आर्टिकल आया है अंदर एडिटोरियल में। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेरिटरीज डायरेक्टली प्रेसिडेंट थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी एक आर्टिकल में आया है, कि जो टसल चलती है यूटीज़ की और उसके बीच में चलती है, उसके बारे में, यूटीज़ के बारे में आर्टिकल 239 के बारे में थोड़ा सा। फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग, मतलब कि ओपेड पेज पे आपको ये मिलेगा कि लोकल गवर्नमेंट को क्या क्या पावर देनी चाहिए, कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। फिर कोवैक्स के बारे में आया, कोवैक्स क्या उसके बारे में बता दूंगा मैं आपको। फिर फास्टैग के बारे में दोबारा से आया, तो फास्टैग के बारे में आपको पूरा बता दूंगा, बेनिफिट क्या है उसके वो बता दूंगा। फिर प्रोडक्शन लिंकेज इंसेंटिव स्कीम है, वो भी आई है आज, तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। देखो रिपीटेशन हो रहा है, चीज़ों का रिपीटेशन हो रहा है, आपको पता लग जाएगा। अब 6 मंथ इफ़ यू कंटिन्यू रीड ए हिंदू न्यूज़पेपर, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को आप हेडिंग पढ़ते ही पता लग जाएंगी ये किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो न्यूज़ है कि मतलब कि स्टेडियम का नेम चेंज कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेडियम का नेम चेंज कर दिया। अब नरेंद्र मोदी हो गया, जो मोटेरा स्टेडियम है सबसे बड़ा स्टेडियम है क्रिकेट एरिना में, सबसे बड़ा स्टेडियम है पूरे वर्ल्ड में, सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसे ट्रम्प आए थे, तो ये वो स्टेडियम, इसका नाम मोदी स्टेडियम कर दिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। पहले नाम इसका क्या था, जब प्रोग्रेस एट रीफर्निश्ड हुआ तो सरदार पटेल स्टेडियम था, नाउ रीनेम सरदार पटेल से बदल इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया है। फिर पुडुचेरी के कैबिनेट गिव ए नोट टू प्रेसिडेंट रूल, पुडुचेरी कैबिनेट ने नोट क्या, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ गया था, तो वो हार गए थे, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल की बात हो गई है। तो हम प्रेसिडेंट रूल के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। पूरी जानकारी क्या, पूरी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला मैंने आपको बता दिया कि थर्ड इंडियन टेस्ट जो चल रहा है, इंग्लैंड टेस्ट जो चल रहा है, इन प्रोग्रेस एट द रिफर्निश सरदार पटेल स्टेडियम नाउ रीनेम नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद, वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट एरिना। तो सबसे बड़ा स्टेडियम है क्रिकेट स्टेडियम, सब पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्टेडियम है। और फिर हम पढ़ते हैं आर्टिकल 375। फर्स्ट ऑफ ऑल पता है आर्टिकल 356, सॉरी 75 बोल रहा हूँ, 356 प्रेसिडेंट रूल बोलता है, एंड ऑल्सो कोल्ड द स्टेट इमरजेंसी, ऑल्सो कोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ऐसा क्यों बोलते हैं वो मैं आपको पता लग जाएगा। अब ये लिया कहाँ से गया है, गवर्नमेंट एक्ट 1935 से वहाँ से लिया गया, हमने किसी कंट्री से बोरो नहीं किया, GOI एक्ट था वहाँ से चल रहा है। दूसरी चीज, प्रेसिडेंट आर्टिकल 370 क्या बोलता है, इम्पोज ऑन द स्टेट ऑफ द इंडिया थ्रू द ग्राउंड फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फेलियर हो रहा है तो ये लगाया जाता है, इसलिए ये बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ठीक है ना। फिर आता है इसे टू टाइप से मतलब लगाया जा सकता है, कि आर्टिकल 365 एज पर द दिस आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज इफ द स्टेट फेलियर टू कंप्लाई विद ऑल द डायरेक्शन, जो यूनियन उन्हें डायरेक्शन दे रहा है उसे करने फेल हो जाती है तो लगाया जा सकता है, एम्पावर हो सकता है प्रेसिडेंट रूल के लिए। और दूसरा कि क्या कैसे लगाया, प्रेसिडेंट रिसीव ए रिपोर्ट फ्रॉम गवर्नर, जो स्टेट का गवर्नर होगा उसे रिसीव करेगा रिपोर्ट, कि सर्टिफाइड नहीं, मतलब स्टेट सिचुएशन इज सच दैट द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट कैरी द गवर्नेंस। अगर स्टेट गवर्नेंस ढंग से अपनी गवर्नेंस नहीं कर पा रही है तो गवर्नर क्या करेगा, एक रिकमेंडेशन भेजेगा, रिपोर्ट भेजेगा आपको प्रेसिडेंट को, कि वो प्रोविज़न फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दो, एक ये कंडीशन है। उसके बाद जब प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा फिर क्या करना पड़ेगा, जैसे क्या क्या पार्लियामेंट अप्रूवल देना पड़ेगा, नेसेसरी है पार्लियामेंट को अप्रूवल देना, इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल ऑन एनी स्टेट। जैसे यूपी के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा, यूपी के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा, या पंजाब के अंदर लगाया जाएगा, तो क्या करेगा प्रेसिडेंट, कर तो देगा सस्पेंड, पर अप्रूवल कौन देगा, उसे पार्लियामेंट देगा, कि बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट उसे विद इन 2 मंथ, जैसे आज लगा तो 2 महीने के अंदर अप्रूवल देना है, और सिंपल मेजोरिटी से, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, सिंपल मेजोरिटी से। तो याद रखना, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, और हर 6 महीने में उसे अप्रूवल देना पड़ेगा, हर 6 महीने में। ऐसा पीरियड 3 ईयर तक पार्लियामेंट्री अप्रूवल
हर 6 महीने मिल के, जैसे आज लगा 2 महीने अप्रूवल दे दिया, फिर 6 महीने कंटिन्यू रहेगा, 6 मंथ कंटिन्यू रहा, फिर अप्रूवल देना पड़ेगा पार्लियामेंट को, फिर 6 मंथ अब कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसे कर करके कब तक ले जा सकते हैं, ये 3 साल तक ऐसे कर सकते हैं, पार्लियामेंट अप्रूवल से 3 साल तक कंटिन्यूशन कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल की। पर ऐसा क्या हुआ, ये ऐसा कर रहे थे तो गलत चीज़ हो रही थी। फिर 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आए 1978 में। देखो 4 और 4 8 होते हैं तो 1978, 42 कब आया, 4 और 2 6 होते हैं तो 1976, 44 1978 में आया। अब उन्होंने क्या किया कि प्रेसिडेंट की जो पावर थी उस पर मतलब थोड़ा सा प्रेसिडेंट रूल पे थोड़ा उन्होंने कटेल लगा दिया कि 1 साल तक ही आप ऐसे कर सकते हो, ना कि 3 साल तक। अगर 3 साल लेना है तो 2 ही कंडीशन उन्होंने बताई है, प्रेसिडेंट रूल बियॉन्ड 1 ईयर कब जा सकता है, तब जा सकता है या तो नेशनल इमरजेंसी लगी हो इंडिया में तो बढ़ा सकते हो, या फिर इलेक्शन कमीशन वहाँ पे इलेक्शन कराने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो उसे, ये डिफ़िकल्टीज आ रही हो उसे कंडक्टिंग असेंबली इलेक्शन टू द स्टेट, अगर वो लिखित में देगी इलेक्शन कमीशन तो लगा सकते हो बियॉन्ड 1 मंथ। तो 6 महीने के अप्रूवल पे आप 1 साल तक जा सकते हो। 1 साल से ऊपर लेके जाना है आपको तो क्या करना है आपको, या तो इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगी हो या फिर इलेक्शन कमीशन आपको लिखित में दे कि हम अभी इलेक्शन नहीं करा सकते, तब लगा सकते हो बियॉन्ड 1 मंथ। ऐसा किसने बोला, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब क्या होता है, क्वेश्चन हमेशा आता है इस प्रेसिडेंट रूल से, बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे क्योंकि डीप में पढ़ के नहीं जाते हैं। वो कैसे कंफ्यूज करता है, प्रेसिडेंट गवर्नर को चेंज करता रहेगा, तो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करता है यूपीएससी। अब देखो इसमें जैसे आएगा, गवर्नर कैरी ऑन विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। अब यहाँ गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट लिख देगा, प्रेसिडेंट कैरी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, तो गवर्नर कैरी करता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ऐसे यूपीएससी खेलता है, ठीक है ना। टेक द हेल्प ऑफ स्टेट की, जो स्टेट के चीफ सेक्रेटरी होता है उसकी हेल्प से, और अदर एडवाइजरी एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से, जिसको वो चाहता है अपॉइंट करना उसकी मदद से वो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर सकता है। कौन कर सकता है, गवर्नर, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, ठीक है ना। प्रेसिडेंट हैव पावर टू डिक्लेयर द स्टेट लेजिस्लेचर पावर वुड बी एक्सरसाइज बाय पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो डिक्लेयर कर देगा, स्टेट लेजिस्लेचर की पावर है ना वो एक्सरसाइज कर पाए पार्लियामेंट। अब यहाँ पे लिखा है गवर्नर, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट की पावर होती है जो उसकी स्टेट लेजिस्लेचर की पावर है ना वो एक्सरसाइज कर पाए पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वुड बी आइदर सस्पेंडेड और डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ गवर्नर लिखा आएगा कि कौन कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है बाय द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट इज नॉट सेशन, द प्रेसिडेंट कैन प्रोमुलगेट द ऑर्डिनेंस ला सकता है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ गवर्नर लिख के देगा। तो बस गवर्नर का क्या रोल आपको दिख रहा है, गवर्नर का आपको एक ही रोल दिख रहा है, बस उसे एक तरह सीएम का रोल निभाना है, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है स्टेट का, वो भी प्रेसिडेंट के नाम पे, और सब काम जो करेगा वो प्रेसिडेंट करेगा। कि जो उसकी स्टेट लेवल पावर किसको देगा, पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, और फिर स्टेट की जो असेंबली है उसे सस्पेंड और डिसॉल्व कौन करेगा, वो प्रेसिडेंट करेगा। अब पार्लियामेंट सेशन में नहीं तो ऑर्डिनेंस कौन लेके आएगा, वो प्रेसिडेंट लेके आएगा। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट की पावर चली गई ना, तो पार्लियामेंट। अब व्हेन प्रेसिडेंट रूल इम्पोज, जब इम्पोज हो जाता है तो क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट एबल टू इलेक्टेड, मतलब कब हो सकता है, मतलब कि व्हेन प्रेसिडेंट रूल कब लग सकता है, जब स्टेट लेजिस्लेचर नॉट एबल टू इलेक्टेड ए लीडर, कोई लीडर नहीं बना पा रहा है, सीएम नहीं चुन पा रहे हो आप, तो टाइम ऑफ प्रिस्क्राइब बाय गवर्नर, जो टाइम बताता है कि 1 महीने में आपको अपना लीडर चुन के और अपनी मेजोरिटी साबित करनी है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, लीडर नहीं चुन पा रहे तो, और सीएम अनेबल टू प्रूव द मेजोरिटी, नहीं कर पा रहा है विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नर, जो कॉन्फिडेंस होता है वो प्रूफ करना है मेजोरिटी, या फिर नो कॉन्फिडेंस वोट असेंबली में पास हो जाए, ठीक है ना। अगर ये नो कॉन्फिडेंस, जैसे अभी कहाँ पे हुआ है, अभी पुडुचेरी में नो कॉन्फिडेंस पास हो गया, तो उससे क्या मतलब है, उसका मेजोरिटी नहीं है। या फिर पोस्टपोनमेंट हो जाए इलेक्शन का, ठीक है ना, कि वो वाइडली कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, आपकी कोई वार हो जाए, किसी से हो जाए, पोस्टपोन हो जाए इलेक्शन, तो प्रेसिडेंट रूल आ सकता है। फिर आर्टिकल 365 मैंने आपको पढ़ाई दिया ऊपर, आर्टिकल 365 कब लग सकता है, 365 ये जो पढ़ाया था, गवर्नर लिख के देगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली काम नहीं कर रहे हैं, पार्लियामेंट को मतलब ये कर सकता है, तो 365, तो 4-5 कंडीशन है कब लग सकता है प्रेसिडेंट रूल। तो जो लगा है अभी पुडुचेरी में नो कॉन्फिडेंस वोटिंग पास हो गई है, उसके ऊपर लगा है। अब रिवोक कैसे कर सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल कैसे रिवोक करते हैं, कभी भी कर सकता है प्रेसिडेंट, कर सकता है रिवोक
प्रेसिडेंट कर सकता है, डज नॉट रिक्वायर एनी अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। जैसे पास कराने के लिए दोनों हाउस का सिंपल मेजोरिटी में चाहिए था, इसमें कोई नहीं चाहिए, ठीक है ना, कभी भी रिवोक कर सकता है। व्हेन द लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी प्रोड्यूस ए लेटर टू इंडिकेट द मेजोरिटी सपोर्ट, और क्या चीज़ चक्कर है, अगर जैसे उसमें क्या प्रूफ नहीं कर पा रहे थे, मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पा रहे थे, और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या करें, नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने, फिर चैलेंज करें कि हमारी मेजोरिटी है, और वो लेटर प्रोड्यूस करें इन फ्रंट ऑफ गवर्नर, तो स्टेट गवर्नमेंट बन सकती है। जैसे आपका महाराष्ट्र में चला, पहले उसने कर लिया, फिर शिवसेना ने बोला हमारे पास मेजोरिटी है, तो कई महीने तक चलता रहा, तो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, पर बाद में क्या किया, शिवसेना ने मेजोरिटी प्रूफ कर दी और अपनी गवर्नमेंट बना ली। तो यही सारा चक्कर, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, प्रेसिडेंट रूल आ गया, उसके बाद मेजोरिटी प्रूफ कर दी तो गवर्नमेंट बनानी पड़ी। तो ये दूसरी कंडीशन है। और पहली कंडीशन क्या है कि प्रेसिडेंट रिवोक कर सकता है कभी भी, और उसके बाद अगर लीडर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपनी मतलब इंडिकेटिंग मेजोरिटी सपोर्ट फ्रॉम हिम इन द असेंबली में मिल जाए तो वो कर सकते हैं। अब कुछ के मिसयूज किए जाते हैं इस आर्टिकल के। पहली बार कहाँ लगा था, पंजाब के अंदर लगा था पहली बार ये। और आपको कमेंट में बताना है सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट रूल किस स्टेट में लगा है, सबसे ज्यादा, ये एसएससी ने कई बार पूछा है, सबसे ज्यादा। तो इसके मिसयूज किए जाते हैं, क्योंकि क्यों सेंट्रल में किसी की गवर्नमेंट होगी। अब ये मिसयूज तो है एक तरीके से। आपको क्या ट्रेंड चलने के मिल रहा है, जो आर्टिकल में आया है, मैं आज पढ़ा हुआ एडिटोरियल में आया, ट्रेंड क्या मिल रहा है कि स्टेट के रिजाइन कर देते हैं, एमपी रिजाइन कर देते हैं, जो रूलिंग पार्टी होती है उसके एमएलए रिजाइन कर देते हैं स्टेट के, और उतने ही एमएलए रिजाइन करते हैं जितना पार्टी की मेजोरिटी को लूज करने के लिए चाहिए। तो पुडुचेरी में 4 एमएलए ने रिजाइन किया ना, तो वही एडिटोरियल में आया। तो वो क्या एक ट्रेंड चल गया है। उसके बाद ये इसका मिसयूज भी किया जाता है कि रिकमेंडेड कर देता है गवर्नर फोर्सफुली कि कॉन्स्टिट्यूशन से वर्क नहीं कर रहे और प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं, तो मिसयूज हुआ है पहले भी इसका। तो एसआर बोमाई केस था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, इसमें से कुछ कंडीशन रखी थी, कुछ गाइडलाइंस बताई थी कि आर्टिकल 356 के ऊपर इम्पोज किए थे, आर्टिकल 356 के ऊपर। तो कुछ गाइडलाइंस बताई थी इन्होंने। 65 में क्या होता है कि मतलब प्रेसिडेंट रूल लगाना, और 56 में क्या होता है कि मतलब प्रोसीजर है उसका, कैसे लगाओगे, उल्टा करोगे ना इसे। 365 प्रेसिडेंट रूल और 356 उसको कैसे लगाओगे। तो क्या बताया था कि सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। एक तो जुडिशियल रिव्यू में होगा, अगर आपका मैलाफाइड इंटेंशन से लगाया गया तो कोर्ट तय कर सकता है। और जस्टिफाई करना होगा सेंटर को क्यों लगाया आपने, ठीक है ना। जब कोर्ट हैज़ पावर टू रिवाइव द सस्पेंड, कोर्ट के पास पावर भी है, सस्पेंड रिवाइव कर सकता है, डिसॉल्व जो स्टेट की गवर्नमेंट की गई है उसको रीइम्पोज कर सकता है, इनवैलिड बता सकता है कि गलत तरीके से लगाया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल आपने जो लगाया। तो कोर्ट के पास पावर है। ऐसा उत्तराखंड में हुआ था कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, तो वहाँ के जो सीएम थे इससे पहले, जो हरीश रावत सीएम थे उत्तराखंड के, वो कहाँ चले गए, वो हाई कोर्ट में चले गए, और हाई कोर्ट ने रिवाइव कर दी उनकी गवर्नमेंट और बोला आप बहुमत साबित कर दो, हम ये हटा देंगे। उन्होंने जाके अपना बहुमत कॉन्फिडेंस साबित कर दिया मेजोरिटी में, तो वहाँ पे क्या हुआ, प्रेसिडेंट रूल सेंट्रल, तो कोर्ट ने वहाँ पे रिवाइव कर दिया, उनकी गवर्नमेंट को रिवाइव कर दिया। तो ये भी कर सकते हैं। चौथी क्या बोली है, स्टेट असेंबली कैन नॉट बी डिसॉल्व बिफोर द पार्लियामेंट अप्रूवल। डिसॉल्व नहीं हो सकती जब तक पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं थी ना, सिंपल मेजोरिटी से, तब तक डिसॉल्व नहीं होगी। और इम्पोज हो सकती है, मतलब आर्टिकल 56 क्या बोलता है, प्रेसिडेंट रूल कैन बी ओनली सस्पेंडेड द असेंबली। सस्पेंड करेगा, जैसे मैंने प्रेसिडेंट रूल लगाया पुडुचेरी में, अभी सस्पेंड हुई है, सस्पेंड के बाद पार्लियामेंट को अप्रूवल देना होगा, उसके बाद डिसॉल्व होगी, उसके बाद। तो ऐसा बोला। और फिर क्या बोलता है, फिफ्थ क्या बोलता है, सीरियस एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द स्टेट मिनिस्टर। कोई सीरियस एलिगेशन लगी हो स्टेट मिनिस्टर के ऊपर, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो, आर द ग्राउंड फॉर द इम्पोजिंग, आर नॉट द ग्राउंड, ये ग्राउंड नहीं है कोई, मतलब कि स्टेट मिनिस्टर करप्शन में हो तो सजा होगी ना, उसे केस चलेगा, पर ये ग्राउंड नहीं है। आर्टिकल 356 के अंदर वहाँ पे क्या लगाओ, आप वो लगा दो। सिक्योरिटी ऑफ सेक्युलरिज्म पे कोई वर्क कर रहा है, कैन नॉट बी ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 356 विच आर द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो भी कोई बेस नहीं है आपका 356 पे लगाने का। मिनिस्टर ऑफ स्टेट रिजाइन कर जाते हैं, डिसमिस हो जाते हैं, लूज कर जाते हैं मेजोरिटी, देन गवर्नर कैन नॉट एडवाइज द प्रेसिडेंट टू इम्पोज दिस आर्टिकल अंटिल इनफ स्टेप आर टेकन बाय द गवर्नर फॉर फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। अगर कोई सीएम मेजोरिटी लूज कर जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर डायरेक्टली पीएम प्रेसिडेंट को लिख के दे दे कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दो। गवर्नर को कुछ काम करना चाहिए कि कोई और पार्टी हो या कोई और लीडर हो जो बहुमत साबित कर पाए, अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना पाए, तब उसको मौका देना चाहिए। तो ये बताया है, किसमें बताया था, आपका एसआर बोमाई केस में कुछ चीज़ ये बताई थी।
फिर सरकारी कमीशन की कुछ रिपोर्ट आती है 1983 में, वो क्या बोलती हैं कि लास्ट रिसोर्ट में लगाना चाहिए कि सेंट्रल शुड गिव द स्टेट गवर्नमेंट वार्निंग बिफोर इम्पोजिंग द 356। जैसे वो कॉन्स्टिट्यूशनल पे वर्क नहीं कर रहे तो पहले वार्निंग दो उन्हें, बताओ उन्हें, लिख के दो उन्हें उस पर ऐसा गलत मत करो, उसके बाद लास्ट रिसोर्ट में अगर नहीं मानते तो लगाना चाहिए। और फिर टू क्या बोलता है, ऑर्डर फॉर द प्रेसिडेंट टू ऑथराइज टू डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटर ओनली आफ्टर गेटिंग पार्लियामेंट अप्रूवल। जो बोमाई केस में भी बोला गया था, कोर्ट ने भी बोला था कि आप कब लगाओगे, डिसॉल्व कब करोगे, पार्लियामेंट का अप्रूवल आ जाएगा। और फिर एक पंची कमीशन आई थी। पंची कमीशन ने क्या बोला था, उसने कुछ अलग चीज बताई थी। देखिए द रिकमेंडेशन दैट सेंटर शुड ट्राई टू ब्रिंग ओनली स्पेसिफिक ट्रबल एरिया। अगर आपको पता है इस एरिया से प्रॉब्लम हो रही है, स्टेट के इस एरिया में प्रॉब्लम हो रही है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं हो रहा, पूरी स्टेट अच्छे से वर्क कर रही है, अच्छे से वर्क कर रही है, तो पंची कमीशन ने क्या बोला, इस जो ट्रबल स्पेसिफिक एरिया है ना, उसे अंडर जुडिक्शन ला सकते हो आप। डेट टू ब्रीफ पीरियड ओनली, नॉट 3 मंथ से ज़्यादा नहीं, 3 मंथ के अंदर इसी स्पेसिफिक एरिया को, इसने क्या बात कर दी, स्टेट में भी स्पेसिफिक एरिया पे लगा सकते हो। ठीक है ना, इसने क्या करी, लोकलाइज इमरजेंसी की बात की, इसने रिकमेंडेड की थी लोकलाइज इमरजेंसी कि पर्टिकुलर ट्रैकल द इशू ऑफ द टाउन डिस्ट्रिक्ट लोकल लेवल विदाउट डिसॉल्विंग द स्टेट लेजिस्लेटिव। तो ऐसे किसने बोला, पंची कमीशन की। आप रिकमेंडेशन लिख सकते हो जो कहीं लिखने का है, फेवर में लिखने के लिए आए। ठीक है ना, तो मैंने आपको दोनों बता दी, पंची कमीशन ने और सेम बात करी है दोनों ने, और दोनों ने मतलब जो बुमाई केस में बताया गया है और सेम बात की है। क्योंकि देखो बुमाई केस सबसे लास्ट में 994 में है, उससे पहले ही कमीशन बैठी है 1983 में, ये भी इसी के आसपास बैठी थी। तो जो इसमें बात की गई है आपकी, तो ये सारा हो गया हमारा पूरा आर्टिकल 356 और 365। 365 क्या बोलता है आपको पता ही है, 365 क्या बोलता है, प्रेसिडेंट रूल। 356 उसके इम्पोजिंग, कैसे इम्पोज करेंगे, रूल्स रेगुलेशन। ठीक है ना, सॉरी मैं थोड़ा गलत हो गया। 356 क्या बोलता है, प्रेसिडेंट रूल के बारे में बोलता है 356, और 365 में कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे उसे इम्पोज करेंगे हम, कैसे इम्पोज कर सकते हैं प्रेसिडेंट गवर्नर को। तो ये आपस में दोनों प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है, आप थोड़ा ये से याद रखना। नेक्स्ट मैं आता हूँ अपने हिंदू पे। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी जो जज हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्हें ओथ दिलाई गई है। आपको इसमें थोड़ा सा बस ये याद रखना है कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उन्हें ओथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस जो होता है उसी कोर्ट का, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, वो उन्हें क्या दिलवाता है कि ओथ दिलवाता है। अब आपको बताना है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कौन ओथ दिलवाएगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन ओथ दिलवाता है। यह छोटा सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा, तो आपको ये याद रखना। फिर फास्टैग यूज द खिड़की, मतलब कि फास्टैग को मैंडेटरी कर होने वाले ना, मैंडेटरी होने वाले हैं फास्टैग कॉमर्शियल इस पे। तो मे बी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ फास्टैग से कोई क्वेश्चन यूपीएससी पुट कर सकता है, क्योंकि 4 5 6 7 दिन न्यूज़ में रहते हैं और गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है। अभी मैंडेटरी हो जाएंगे शायद, अभी से 28 फरवरी से मैंडेटरी होने वाले हैं। तो अब क्या होगा, सब फास्टैग लगवा रहे हैं गाड़ियों पे। तो हम थोड़ा फास्टैग के बारे में फिर पढ़ लेते हैं, थोड़ा फास्टैग के बारे में। फास्टैग क्या, ये क्या करता है, फास्टैग क्या अलाउ करता है, ऑटोमेटिक डिडक्शन एट टोल। ऑटोमेटिक डिडक्ट होता है, आपकी गाड़ी के ऊपर एक स्क्रीन शील्ड पे, विंड शील्ड पे एक टैग लगा होता है ऐसा, तो उसमें ऑटोमेटिक सेंसर होते हैं, वो रीड कर लेता है। फास्टैग की जो RFID टेक्नोलॉजी उससे रीड हो जाता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से रीड हो जाता है। फुल फॉर्म भी याद रखना, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि ID एक साथ है इसमें, वो खेल सकता है आइडेंटिटी और कुछ भी बता सकता है, डेफिनेशन कुछ भी। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ये करते हैं यूज़, रेडियो वेव का यूज़ करते हैं, और ये रीड करते हैं, कैप्चर करते हैं इन्फॉर्मेशन, स्टोर द टैग अटैच ऑन द ऑब्जेक्ट। जो टैग लगा है ना, विंड स्क्रीन पे जो टैग लगा है उसको रीड कर लेता है, और सेवरल फीट से, एकदम छू के पास में नहीं, सेवरल फीट से रीड कर लेता है। ठीक है ना, तो ऑन द डायरेक्ट लाइन ऑफ द स्लाइड ऑफ द रीड ऑफ द ट्रैकेट, तो डायरेक्ट कर लेता है। और डिफरेंट डिफरेंट कलर में होता है, जो टैग आपकी गाड़ी पे लगा होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है। ऐसा क्यों होता है, बस इतना याद रखना, डिफरेंट डिफरेंट कलर का क्यों होता है, कोई पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ व्हीकल, ये कॉमर्शियल है, ये प्राइवेट है, ये हैवी है, ये सेमी SUV है, ये ऐसी गाड़ी है, तो उसके हिसाब से ये टैग लगाया जाता है। ठीक है ना, और उसके बाद इंडियन हाईवे मैनेजमेंट जो कंपनी लिमिटेड है, जो आपकी NHI के अंदर आती है, वो मिलके, और NPCI ने बताया था मैंने, NPCI टेक्नोलॉजी डेवलप की है, वो NPCI मिलके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये दोनों जगह यूज़ हो रहा है, नेशनल हाईवे पर भी और स्टेट हाईवे पे भी। तो आपको पता है नेशनल हाईवे का पैसा नेशनल फंड में जाएगा, स्टेट हाईवे का पैसा वो स्टेट हाईवे की फंड में जाएगा। और बेनिफिट क्या होता है, ईजी टू पेमेंट, नो नेरेटिव रुकना पड़ता है, वो ट्रांजेक्शन सेव टाइम मिल जाता है,
नियर नॉन स्टॉप मतलब मूवमेंट चलता रहता है, और उससे नॉन स्टॉप चलेगा तो फ्यूल कंजप्शन मतलब बचेगा, क्योंकि वो गाड़ी बंद कर देते हैं, तो उससे फ्यूल कंजप्शन बचेगा, तो मतलब फ्यूल बचेगा तो उससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट बेनिफिट होगा, एयर पॉल्यूशन कम होगा, फिर और रिडक्शन यूज़ ऑफ पेपर कम होगा, क्योंकि स्लिप देते हैं ना वो निकाल के, वो ऑटोमेटिक कट जाएगा, तो कुछ नहीं होगा कि ऑटोमेटिक आपके पास ईच स्लिप जनरेट हो जाएगी फ़ोन में कि जब आपका कटा। सोशल बेनिफिट भी हो सकते हैं, रिड्यूस द टोल पेमेंट, जो हैसल होते हैं, कोई 135 रुपये ले लेता है, कोई 140 रुपये ले लेता है, तो वो भी कम होगा, बेटर हाईवे मैनेजमेंट क्वालिटी भी आएगी, तो सोशल बेनिफिट भी, इन्वायरमेंट भी है, और आपके कुछ इजी टू पेमेंट भी है आपको। फिर इकोनॉमिकल बेनिफिट क्या है कि रिडक्शन हो जाएगा मैनेजमेंट, अब ऑटोमेटिक कट रहा है तो 4 आदमियों से एक पैसे लेगा, एक काटेगा, तो उनका बच जाएगा, कि रिडक्शन हो जाएगा, इफेक्टिव मॉनिटरिंग, सेंट्रली मॉनिटर कर सकते हैं, वो कभी रसीद नहीं देते हैं, पैसे ले लेते हैं, तो एक करप्शन भी कम हो जाएगा उससे, तो फिर सेंट्रल का पैसा भी इंक्रीज होने लगेगा। तो मैंने आपको दोनों चीज़ इसमें बता दी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ आती है, नेक्स्ट न्यूज़ आती है आपका, नेक्स्ट कहाँ से आती है, पहली न्यूज आती है एडिटोरियल से। अभी क्या हुआ है, एक केस था, आपको आपने सुना होगा कि भीमा कोरेगांव वाला केस था, उसमें एक थे आपके वारावर राव करके, वी राव करके, उसमें अंदर जेल में थे, और 82 साल के थे, एम एन राव, जो मिस्टर राव थे वो 82 साल के थे, उन्हें बेल दे दिया, उनको यूएपी के अंदर अंदर किया गया था, यूएपीए लगा के, यूएपीए में कई बार पढ़ा चुका हूँ, फिर किसी दिन रिवाइज कर लेंगे, यूएपीए के अंदर अंदर किया गया था उन्हें, आर्टिकल 21 से, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी से कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया। क्या बोला है कि 82 साल के हैं, एजेड है, हम राइट टू आर्टिकल 1 के, आर्टिकल 21 के हिसाब से उन्हें बेल दे दी गई है, उसे डिनाई किया था। एनआईए कोर्ट में उनके ऊपर ट्रायल चला, मैंने पढ़ा था यूएपीए के ट्रायल एनआईए कोर्ट में, एनआईए कोर्ट की स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, मैं 3-4 बार पढ़ा चुका हूँ, पर 3-4 में कई बार पढ़ा चुका हूँ, तो हम उसे डिस्कस कर लेंगे फर्दर एनी क्लास में, क्योंकि लंबा हो जाएगा, ज़्यादा मैं डिस्कस कर दूंगा। दूसरी जो न्यूज़ आई है वो किस बात से आई है कि अभी क्या हुआ, अनाउंस किया गया था, आप क्रोनिल जो दवाई है जो बाबा रामदेव ने बनाई थी, जो हमारे उसमें यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं अपने, आपके वर्धन जी, हर्षवर्धन जी, उन्होंने क्या कर दिया, वो बोल दिया कि जो कोरोनिल है वो WHO रिकमेंडेड है, ये वो सब, फिर WHO ने अपनी सफाई में दिया कि हमने ऐसी कोई चीज़ रिकमेंडेड नहीं किया, तो कुछ चीज़, ये चीज़ फेक न्यूज़ थी, उससे रिलेटेड है, उसी के ऊपर ये आर्टिकल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा जो आर्टिकल है कि स्ट्रक्चरल फर्टिलिटी ऑफ यूनियन टेरिटरी, कि कभी एक तो वैसे ही उन्हें दबाया जाता है, कैसे दबाया जाता है कि वो यूनियन टेरिटरीज हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही पावर ज़्यादा है, ठीक है, कोई टशल बिटवीन हो जाए तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट भी एक तरह से सेंट्रल का स्टैंप है, तो एक तरह से फ्रिजिलिटी उनकी चुराई जा रही है। उसके बाद क्या कर रहे हो आप, उनका क्या कर रहे हो उनके साथ, उनके जो चीज़ें हैं कि उनके एमएलए रिज़ाइन कर जाते हैं, कि एमएलए उनके रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द मेजोरिटी साइन, तो एमएलए रिज़ाइन कर जाएंगे जितने रिक्वायर होंगे, मेजोरिटी के 4 एमएलए ने रिज़ाइन कर दिया तो मेजोरिटी की गवर्नमेंट गिर गई। तो आप ऐसे क्या कर रहे हो, इस चीज़ का यूज़ करके एमएलए को डिफेक्शन मतलब, और डिफेक्शन भी नहीं कर सकते उनका, वो तो रिज़ाइन कर रहे हैं ना, तो रिज़ाइन कर जाएंगे, तो डिफेक्शन में भी मतलब रिज़ाइन कर गए तो ऑटोमेटिक उसके कोई ऐसी बात भी नहीं आएगी गवर्नमेंट में कि बैड नेम होगा गवर्नमेंट का, ऐसी बात भी नहीं आएगी जो उनकी गवर्नमेंट है। तो ये सब इसी चीज़ की बात करते हैं कि किसने क्या बोला है, कि मतलब जो अभी हुआ पुडुचेरी में, सडनली एमएलए रिज़ाइन कर गया और गवर्नमेंट नॉन कॉन्फिडेशन में आ गई, कॉन्फिडेंस में आ गया और रिज़ाइन कर गया, रिज़ाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द हाउस, एवरी मेंबर राइट है, उनका राइट है उनके पास, बस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 190 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द रिजिग्नेशन शुड बी वॉलंटरी एंड जेन्युइन होनी चाहिए, ऐसा आर्टिकल 190 बोलता है। इफ़ द स्पीकर हैव इंफॉर्मेशन टू द कंट्रोवर्सी ही और शी ओब्लिगेटेड टू एक्सेप्ट द रिजिग्नेशन, कि स्पीकर को लग रहा है कि कुछ इसमें मिस इन्फॉर्मेशन है, या फिर इन्फॉर्मेशन में कुछ अभी कॉन्ट्रेरी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो क्या करता है, एक्सेप्ट करने से ऑब्लिगेशन लगा सकता है कि रिजिग्नेशन मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो स्पीकर लगा सकता है, ऐसा आर्टिकल 19 में 119 में बोला गया है। अब क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या मेथड चला है, इनोवेटिव मेथड चल रहा है कि रिजिग्नेशन दी जाते हैं, रूलिंग पार्टी के एमएलए रिजाइन कर देते हैं, बहुत सारी स्टेट में आप देख चुके हैं, रूलिंग पार्टी क्या होता है वो नॉन कॉन्फिडेंस में आ जाती है और गिर जाती है, ठीक है ना, तो ऐसे एमएलए रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द मेजोरिटी साइन नॉट मोर, और उसमें कोई कि हैज़ डिफेक्टेड एंड फेस द डिस्क्वालिफिकेशन एंड नॉट ए बैड नेम भी नहीं होता कि रिज़ाइन कर रहे हैं, तो पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्या मेथड है पीछे, क्यों कर रहे हैं, क्या बताया जाता है, कोई कहता है पैसा लेके, मतलब हाउस ट्रेडिंग हो रही है, तो इन सब चीज़ों के पीछे भी हाथ रहते हैं, बाद में खुलती हैं चीज़ें। कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेचर, अब इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जो आर्टिकल्स आएंगे 213 239 आएगा, और भी आर्टिकल्स आएंगे उनके बारे में। यूटीज इज़ वाई कॉन्स्टिट्यूशन, अभी इसमें क्या बात की गई है कि भाई यूटी है, चलो मैंने बोला यूनियन टेरिटरी है, उसमें आपने कंपोजिशन मतलब कि लेजिस्लेटिव क्यों दी है, जैसे पुडुचेरी में दी है, दिल्ली में दी है, यूटीज है, उन्हें बाकी यूटीज की तरह ट्रीट करो ना,
तो इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं क्यों हमने कुछ यूटीज़ के अंदर लेजिस्लेचर दिए। Why the constitution maker parliament through is fit to provide the legislator and council of minister to the some UTs। ऐसा क्यों दिया है? क्योंकि हम जो लोग हैं ना, हम बिलीव नहीं करते हैं कि हमारे ऊपर ऐसा रूल को थोपा जा रहा है। यू दिल्ली वाले क्या बोलते हैं, मतलब कि अदर स्टेट वाले क्या बोलते हैं, सेंटर डायरेक्टली कंट्रोल कर रही है हम पे। तो वहाँ की पब्लिक ऐसे सोचती है, वो बोलती है हम रियल डेमोक्रेसी में नहीं रह रहे हैं। उस डेमोक्रेटिक एस्पिरेंट को फुलफिल करने के लिए, पीपल को फुलफिल करने के लिए, वहाँ पे रिलाइज रहने के लिए कि उनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, उनके पास कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर रही है, प्रेसिडेंट डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो आर्टिकल 239 डज नॉट मीट द डेमोक्रेटिक एस्पिरेंट ऑफ द पीपल। कि जिनके पास लेजिस्लेचर नहीं है वो ऐसा फील करते हैं कि हमारे पास डायरेक्टली कंट्रोल किया जा रहा है और हमारे पास कोई अपना अधिकार नहीं है, वोटिंग कोई अधिकार नहीं है, उनको पावर देने के लिए, उनके बनाने के लिए। तो ये लेजिस्लेटर बनाई गई थी यूटीज़ के अंदर, ठीक है ना। तो आर्टिकल 239A क्या बोलता है, ओरिजिनली ब्रॉट इन 1962 में लिया गया था, एंगेज एनेबल द पार्लियामेंट टू क्रिएट द लेजिस्लेटर फॉर द यूटी। जो लेजिस्लेटर बनाई गई थी यूटी के अंदर, जो बनाई गई थी लेजिस्लेचर बनाई गई थी यूटी के अंदर, वो इसी आर्टिकल से बनाई गई थी, आर्टिकल 239A से बनाई गई थी, उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए। अब इशू क्या हो रहा है, इशू क्या हो रहा है, आप उससे भी, उसके साथ भी खेल रहे हो। एक तो डेमोक्रेटिक फुलफिल करने के लिए बनाई गई थी, आप उसी के साथ भी खेल रहे हो। ये एक तो पहले तो एमएलए को चुनते हैं पब्लिक, उसके बाद आप वो रिजाइन कर देता है। तो ये जो प्लेइंग विद द, खेल रहे हो ना आप, एक इमोशन के साथ खेल रहे हो। तो डेमोक्रेटिक आपको फुलफिल करने के आपने बनाई और उसके साथ भी आप खेला जा रहा है। तो ये सब चीज़ें बात की गई। अब इन्होंने एक इशू और मेंशन किया है कि सेंट्रल के पास पावर है। सेंट्रल के पास पावर क्या है, क्या को आइदर पूरी असेंबली को नॉमिनेट करके बना दे या फिर पूरी मतलब हाफ नॉमिनेटेड कर दे। देखो इसमें लिखा है ना, 33 मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पुडुचेरी whom 3 of the nominated by the central government। तो नॉमिनेटेड करती है कि पार्शली नॉमिनेटेड है। तो ऐसी पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो यूटीज़ में जो होती हैं उसे पूरी नॉमिनेटेड कर दे या पूरी उसे क्या नाम, हाफ पार्शली नॉमिनेटेड कर दिया, पूरी इलेक्टेड कर दी। तो ऐसी पावर है। फाइनली इन सुप्रीम कोर्ट इन लक्ष्मी नारायण यूनियन ऑफ इंडिया 2019 में केस होता है, हेल्ड दैट यूनियन गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द स्टेट गवर्नमेंट फॉर नॉमिनेटिंग मेंबर टू द असेंबली। द नॉमिनेटिंग मेंबर हैज सेम राइट टू द वोट इन इलेक्टेड इन द मेंबर। जो नॉमिनेटेड करती है ना, जैसे यूटीज़ के अंदर जो मेंबर को नॉमिनेटेड करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है। ऐसा ही सिमिलर राज्यसभा में होता है कि नॉमिनेटेड होते हैं मेंबर, पर वहाँ पे क्या है, कुछ पर्टिकुलर ग्राउंड दिए गए हैं कि पर्टिकुलर ग्राउंड पे होगा। पर इस यूटीज़ के अंदर जो मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं उनके पास ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है किस चीज बेसिस पे वो नॉमिनेटेड होंगे। तो एक ये चीज़ बात बताई गई यार, पूरी पावर होती है उनके पास राइट टू वोट की, जो पार्लियामेंट में होता है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने डिस्कस की गई हैं, सारी चीज़ इसमें, ठीक है ना। फिर सच ए डिस्क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, यही है इसमें, द इनवाइटेड द आर्टिकल डील विद द नॉमिनेटिंग। तो सारी बात इन्होंने यही की है कि टसल जो चलती रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर में टसल चलती रहती है, क्योंकि वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, उसके बाद ज़्यादा पावर होती है। आपने दिल्ली में देखा ही होगा, सेक्शन 44 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूटीएक्स बोलता है कि आर्टिकल 293 की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वेस्टिंग द पावर टू एडमिनिस्ट्रेटर। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके पास पावर है, और वो किसके अकॉर्डिंग काम करता है, प्रेसिडेंट के काम करता है। तो एक तरह से ये सारी बात की गई है। तो हमने इससे कुछ एक्सट्रैक्ट किए हैं पॉइंट, जो मैंने पॉइंट एक्सट्रैक्ट किए हैं वो आपको दिखा देता हूँ हमने क्या एक्सट्रैक्ट किए हैं, इससे पॉइंट के एक्सट्रैक्ट किए हैं। इससे क्या हमें पॉइंट मिला है, एक तो हमें मिला है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम एंटी डिफेक्शन लॉ की इसमें बात की गई है। एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करेंगे, एक्सेप्शन क्या है। फिर मैंने बता दिया आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी स्टेट डायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर अंडर आर्टिकल 293। जो 293 है ना वो स्टेट यूटीज़ की बात करता है। 239 जो ए है वो लेजिस्लेचर ड्यूटीज़ के उनकी बात करता है। फिर सेक्शन 44 जो है यूनियन गवर्नमेंट का, आर्टिकल 298 क्या बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वेस्टेड द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू एक्सप्रेस हिज और हर डिसएग्रीमेंट। ये सारी बात करें, सीधी पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है, सीधी बात यही की गई है कि आप एक तरफ तो बोल रहे हो कि फुलफिल करनी है डेमोक्रेसी, और दूसरी तरफ आपने क्या कर रहे हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट को चलने नहीं दे रहे हैं, मतलब फर्जाइल कर जा रही है, और फिर टशल बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन, लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम के टशल रहती है। तो ये ट्रेंड चलता आ रहा है। तो इन्होंने यही बात की है, जो प्री के लिए हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो एंटी डिफेक्शन है। और हमारे मैंने इसमें कुछ आर्टिकल बाहर निकाले हैं, ये आर्टिकल आप पढ़ लेना, डिसेंट्रलाइजेशन। फिर ये
ये अलग है। ये मैंने कुछ इसमें से 239 है, यूटीज के लिए होता है, उनमें जो अंदर जो लेजिस्लेचर बनाई गई है उसके लिए है 239 ए। हमें क्या पढ़ना है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो मेन था इसके अंदर पूरे आर्टिकल के अंदर। तो क्या है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम वॉज इम्पेक्टेड बाय पॉलिटिकल डिफेक्शन चलता था पहले, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी को भी निकाल देती थी, तो इससे पहले ये चलता था बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। दिस सिचुएशन ब्रॉट द ग्रेट इनस्टेबिलिटी रहती थी गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम था, वो पहले किसी को भी निकाल देते थे, कुछ भी कर देते थे। फिर 1985 में इसे कर्व करने के लिए, ये पॉलिटिकल जो डिफेक्शन था इसे रोकने के लिए बिना उसके निकाल देते थे, आपको निकाल दिया पार्टी से, आपको फिर एमएलए पद से भी निकल जाओगे, एमपी से भी निकल जाओगे। इसे रोकने के लिए 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया गया 1985 में, और उसमें क्या एक्ट किया गया, एंटी डिफेक्शन पास किया गया, और 10th शेड्यूल भी ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। डिफेक्शन की डेफिनेशन भी दी गई, टू अबेंड द पोजीशन और द एसोसिएशन ऑफ्टन टू ज्वाइनिंग द अपोजिंग ग्रुप। इस सब की डेफिनेशन दी गई, स्विच किया गया पॉलिटिकल पार्टी से, जो पर्सनली मोटिव होता था उनका निकालने का, किसी को भी निकाल देते थे पर्सनली मोटिव, उसको चेंज किया गया। तो उसमें कुछ चीज़ें मेंशन की गई, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एमएलए ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। क्या क्या है ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड्स आर इफ एन इलेक्टेड मेंबर गिव मेंबरशिप, जो अभी रिजाइन कर रहे हैं तो मेंबरशिप दे रहे हैं ना, तो मेंबरशिप दे देते हैं पॉलिटिकल, मैं बीजेपी का हूँ और मैं मेंबरशिप दे दूँ बीजेपी की, तो मैं उससे क्या होऊंगा, उसके एमपी एमएलए के पद से भी अपना डिस्क्वालीफाइड हो जाऊंगा। इफ़ द वोटर, जो मतलब वोट होते हैं पार्लियामेंट में, जो वोटिंग होते हैं पार्लियामेंट में कि बिल के ऊपर वोट करना है, अगर कोई मेंबर उसके अगेंस्ट वोट करता है, पार्टी के अगेंस्ट वोट करता है, जैसे बीजेपी के कोई अगेंस्ट वोट कर जाएगा उसी का एमपी, तो वो भी एक उसमें आ सकता है कि डिस्क्वालिफिकेशन में, कि डायरेक्शन इशू बाय द करना है, किसी फेवर में वोट करना है और आप उसके अगेंस्ट में वोट कर देते हो किसी बिल के, तो आप किस में आ जाओगे, डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर काउंट करना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको पार्टी डिस्क्वालिफिकेशन ला सकती है, एंटी डिफेक्शन आपके ऊपर ला सकती है। अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है कि मैं निर्दलीय जीता हूँ, कि मैं किसी पार्टी से नहीं जीता, मैं निर्दलीय एमएलए बना हूँ, अगर मैं कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता हूँ तो भी मैं डिस्क्वालीफाई हो सकता हूँ। बाहर से सपोर्ट कर सकता हूँ पार्टी को, पार्लियामेंट में बाहर से सपोर्ट कर सकता हूँ, पर पार्टी की मेंबरशिप नहीं ले सकता, ठीक है। चलो, जो नॉमिनेटेड होते हैं मेंबर, जैसे एंग्लो इंडियन तो अब नहीं होंगे राज्य लोकसभा में, पर जो नॉमिनेटेड होते हैं राज्यसभा में, अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर पार्टी ज्वाइन कर लें कोई सी, तो ठीक है। अगर 6 महीने के बाद करेंगे, आफ्टर द एंड ऑफ 6 मंथ, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ है। अब जो डिसीजन होंगे, यहाँ डी आएगा, जो डिसीजन होंगे डिस्क्वालिफिकेशन के, वो किसके ऊपर होंगे, वो डिसीजन होते हैं स्पीकर, जो चेयरमैन होता है हाउस का, वो उसका फाइनल डिसीजन होगा। जो स्पीकर और चेयरमैन होता है ना, चेयरमैन राज्यसभा में या स्पीकर लोकसभा में या फिर स्पीकर इन स्टेट असेंबली में होता है, तो उसके ऊपर फाइनल डिसीजन होता है डिस्क्वालिफिकेशन का, कि हाँ डिस्क्वालीफाई कर दो, उसका फाइनल डिसीजन होता है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि पार्टी के 2/3 मेंबर, 2/3 मेंबर डायरेक्टली स्विच कर जाएं किसी और पार्टी में, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता। क्या लगेगा कि पूरी पार्टी चली गई, 2/3 मेंबर चले गए, तो डायरेक्टली स्विच कर जाए तो नहीं हो सकता। और जो चेयरमैन बनता है, स्पीकर बनता है, वो पार्टी से रिजाइन दे दे। जैसे ब्रिटेन में क्या होता है कि रिजाइन देना पड़ता है, या अगर उसे स्पीकर बनना है तो पार्टी से रिजाइन देना पड़ता है, उसे नॉन पार्टी का बन के बैठना होता है। तो अगर स्पीकर वो रिजाइन कर दे, या तो जैसे ओम बिरला जी हैं वो रिजाइन कर दें पार्टी से तो भी, और रीजॉइन कर लें बाद में, तो उसमें कोई डिफेक्शन के अंदर वो नहीं आता है, तो डिफेक्शन के अंदर वो काउंट नहीं होंगे। जैसे रिजाइन करने पे काउंट हो रहा है ना मेंबरशिप को, आपको आप इलेक्टेड मेंबर वॉलंटरी मेंबरशिप छोड़ दो पॉलिटिकल पार्टी की, तो डिफेक्शन के अंदर आ जाओगे, पर स्पीकर के केस में ऐसा नहीं होता है। अब कुछ केस आए थे आपके, क्योटो होलन केस था, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है उसमें, जुडिशियल रिव्यू ऐड कर देती है। जो आपका स्पीकर, जो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट दिस प्रोविजन इज अनकॉन्स्टिट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इट कैन बी टेकी द जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जुडिक्शन में डाल दिया था एंटी डिफेक्शन। पहले ये जुडिक्शन में नहीं आता था, पर क्योटो होलोमन केस में 1993 में ये ऐड कर दिया था जुडिशियल रिव्यू के लिए। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ना, उसके पास कोई लिमिट नहीं होती है कि 2 महीने में उसे डिस्क्वालिफिकेशन का वर्डिक्ट सुनाना है। नो टाइम लिमिट एज पर द लॉ विद इन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर शुड डिसाइड द पेल फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब कि जैसे मैंने डिस्क्वालीफाई करना है, मैं चाहे 10 महीने बाद करूँ इसे डिस्क्वालीफाई स्पीकर, तो वो स्पीकर के ऊपर होता है, कोई टाइम लिमिट नहीं होती है कि इतने टाइम में से डिस्क्वालीफाई करना है, 1 मंथ के अंदर अंदर। तो ये याद रखना, जुडिशियल रिव्यू है, और ये क्योटो होलन केस में अंदर आया था जुडिक्शन ऐसा। तो हमने ये पढ़ लिया अपना एंटी डिफेक्शन लॉ, कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते।
तो इसमें ये आया। दूसरा जो आता है ये कोई एड्रेसिंग वैकेंसी, मतलब कि रिक्रूटमेंट और पॉलिसी हेजिटेंसी जो हो रही है ना वैक्सीन से लेकर कि कुछ हो जाएगा, कि हमें मतलब कि मैंने कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ, तो उससे क्या, उसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए, हमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, फंडेड प्रोवाइड करवाना चाहिए, ये सब करना चाहिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, आप जा सकते तो गवर्नमेंट के रूल बताएं क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, ये सारी चीज़ इसमें बताई गई है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है फेडरलिज्म एंड इंडियन ह्यूमन कैपिटल। पहले मैं आपको इसका जिस्ट समझा देता हूँ, चीज़ें इसमें क्या दी गई हैं। सारी चीज़ों की इसमें जो बात की गई है, जो आपकी ह्यूमन कैपिटल होती है, क्या होती है ह्यूमन कैपिटल आपकी होती है, आपके न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, हेल्थ पे ध्यान रखना, एजुकेशन देना, स्किल प्रोवाइड करवानी, ये आपकी ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ होती है ना, एजुकेशन होती है, मेरी हेल्थ के लिए होती है, न्यूट्रिशन होता है, मेरे अंदर स्किल अच्छी होनी चाहिए, तो ये ह्यूमन कैपिटल होती है। तो अभी क्या हो रहा है कि वर्ल्ड बैंक में, आपको नोट्स पे आता हूँ, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा आपको, क्योंकि नोट्स को ही लिखने होते हैं, इसमें बहुत चीज़ घुमा के दी जाती है। चीज़ें क्या होती हैं, ह्यूमन कैपिटल और इंटर न्यूट्रिशन हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं स्किल, जो भी आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए चीज़ होती है ह्यूमन कैपिटल होती है। ऐसा कुछ रिपोर्टें आई हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है, उसमें इंडिया की 116वीं रैंक है, तो एक वर्स्ट रैंक में आती है, नॉट टॉप 100 में भी नहीं आती। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया, 5 जो हेल्थ सर्वे आया 2019-20 में, वो शो करता है कि माल न्यूट्रिशन जो है ना हमारे इंडिया में, वो एक तरह से क्या हो सकता है, डिक्टेटर, मतलब कि स्टेगनेंट हो जाता है, डिक्लाइन इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। माल न्यूट्रिशन क्या शो कर रहा है, एक तरह से मतलब डिक्लाइन इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। फिर नेशनल अचीव, जो आपका अचीवमेंट सर्वे 2017 आया, वो एनुअल स्टेटस होता है, जो उसमें आपकी एजुकेशन रिपोर्ट 2018 है, वो पुअर शो कर रही है, जो पुअर लर्निंग आउटकम्स आ रहे हैं। फिर कोविड-19 के बाद तो सिचुएशन और वर्स्ट हो गई है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर एक तरह से पूरा गिर गया था, लोगों के पास ना खाने के लिए था, ना वो था। फिर लोग जो माल न्यूट्रिशन की स्कीम चलाते हैं, मिड डे मील से उन्हें प्रोटीन देने की कोशिश करते हैं, वो भी हम नहीं दे पाए, क्योंकि मिड डे मील रोल आउट करता है स्कूल डेज में, तो पोषण अभियान को हम कैरी नहीं कर पाए। सारे जो वर्कर्स थे, जो हेल्थ सिस्टम के वर्कर्स थे, वो कहाँ बिजी हो गए, वो कोविड को सिचुएशन को हैंडल करने बिजी हो गए। जो प्रोग्राम चल रहे थे वो हम हैंडल नहीं कर पाए। जैसे कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे थे, जैसे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, पोषण अभियान चल रहा था, फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम चल रही थी, तो इन सब चीज़ों को हम पीछे उठ गया। सुगम्य शिक्षा अभियान चल रहा था, ठीक है ना, तो ये अभियान चल रहे थे, इन सब अभियानों को पीछे हट गया, हमारा सारा डिस्टेंस कहाँ, फोकस कहाँ हो गया, कोविड-19 पे। तो एक निगेटिव इफेक्ट गया इन सारी चीज़ों के ऊपर, एक निगेटिव इफेक्ट गया। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या लॉन्च किया, 2017 नेशनल हेल्थ पॉलिसी हमने लॉन्च की जी, ठीक है ना, टू इंटरवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। नीति आयोग ने सजेस्ट किया नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी, पोषण अभियान चलाया जाए, अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम चलाई जाए, ठीक है ना। फिर अभी क्या लॉन्च हुआ, यूनियन बजट में, लेटेस्ट ये यूनियन बजट आया, उसमें मिशन पोषण अभियान लॉन्च किया गया, और सगमेरा शिक्षा अभियान लॉन्च किया गया। शिक्षा अभियान, ये सेंट्रल फ्लैगशिप एजुकेशन स्कीम जो है 2017 में थी। फिर मिशन पोषण 2.20 लॉन्च किया गया, 2.0 लॉन्च किया गया अभी बजट में। और लास्ट में क्या बोल रहा है, इंडिया स्पेंड 4% ऑफ इट जीडीपी, जो स्पेंड करता है पब्लिक एक्सपेंडिचर और ह्यूमन कैपिटल पे, आप लगा लो 4% मात्र करता है पूरे ह्यूमन कैपिटल पे, एक्सपेंडिचर पे। ह्यूमन कैपिटल में क्या आता है, 1% हेल्थ के ऊपर, 3% आपके एजुकेशन के ऊपर। वन ऑफ द लोएस्ट अमंग द जो और भी वर्ल्ड में देश है, सबसे कम यही इंडिया ही स्पेंड करता है अपना किस पे, जीडीपी का 4% ही यूज़ करता है ह्यूमन कैपिटल के अंदर। तो अब ये सजेशन क्या दे रहे हैं, जो आपका आर्टिकल सजेशन दे रहा है, पहली बात ये बताओ ह्यूमन कैपिटल कहाँ पे होती है, मतलब ह्यूमन कैपिटल कौन है, हम हैं ह्यूमन कैपिटल, पब्लिक है। पब्लिक कहाँ होती है, ग्राउंड लेवल पे होती है। तो आपको स्कीम को कहाँ इम्प्लाई करना चाहिए, कि सेंट्रल ने तो बना दी, उसे ग्राउंड लेवल पे लेके आना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट को देना चाहिए। जो हमारे ऊपर स्ट्रक्चर चलते हैं, 3 टायर स्ट्रक्चर है इंडिया में, इन्विसेस किया जाता है, 3 टायर स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो आपको पावर को डिसेंट्रलाइज करना होगा। जो फंड है ना, जैसे कोई स्कीम चलाई, आपने स्कीम चलाई, पीएम किसान स्कीम चलाई, या फिर आपने कोई स्कीम चलाई, तो सेंट्रल अपना उसमें क्रेडिट लेने के लिए सेंट्रलाइज कर देता है स्कीम को, कि हम हैंडल कर रहे हैं, हम चला रहे हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, पावर को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, बिकॉज ह्यूमन कैपिटल एक लोकल लेवल पे चीज़ें होती हैं डेवलप करने के लिए। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, लोकल लेवल टू डेवलप करने की। तो आपको पावर को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, कि लोकल लेवल पे लेना चाहिए। लोकल जो बॉडीज़ हैं आपकी, जो बनी है, आपकी बॉडीज़ बनी है किसमें, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज जो बने हैं, उनको पावर देनी चाहिए। क्या उनके पास अभी पावर नहीं है,
ना उनके फाइनेंशियल पावर है, ना पैसा मिलता है, उनको पावर देनी चाहिए क्योंकि वो लोकली वर्क करेंगे। और सेंट्रल क्या करती है, इसमें कुछ बताया गया स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें, एजुकेशन को आपको कॉन्करेंट लिस्ट में रख दिया है, आप पब्लिक हेल्थ को तो स्टेट लिस्ट में रखते हो, पर आपको सोशल प्लानिंग आप कॉन्करेंट लिस्ट में रखते हो। तो दो, सोशल प्लानिंग और पब्लिक हेल्थ ये इंटरलिंक है। तो और आप क्या कर रहे हो, इन्हें डिफरेंट स्टेट लिस्ट के अंदर रख रहे हो। ऐसी 1976 में एजुकेशन इज शिफ्टेड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में टाइम में आपने क्या किया, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में लेके चले गए। तो क्या है कि आपको पावर डिसेंट्रलाइज करनी है भाई, ये स्टेट लिस्ट में रखो और ये पावर स्टेट लिस्ट में जाके लोकल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करो, वो उसे उसको चलानी है अपने हिसाब से। तो ये आर्टिकल पूरी इसी चीज़ पे बात कर रहा है। सेंट्रल हैज़ मेजर रिवेन्यू सोर्स, सेंट्रल के पास ज़्यादा रिवेन्यू है, अब वो रिवेन्यू अपने पास रखते हैं, कभी छोड़ते हैं। एक अच्छा काम किया था कि जो 40 आपकी 30 मतलब कि 14 फाइनेंशियल कमीशन थी, उसने बताया कि 32 से 42 लेके जाओ, अपना जो डिवैल्यूशन करना है टैक्सेस का, वो अच्छा काम था, एक अच्छा काम था। और अभी जो 15 फाइनेंशियल उसने 41% बोला है, क्योंकि 1% अब जम्मू कश्मीर को भी देना है, यूटी है उसे भी खर्च करना है। फिर इसने क्या किया, सेंट्रल जो सेक्टर अपनी स्पॉन्सर स्कीम चलाते हैं उसके पैसा बढ़ा दो, ट्रांसफर जो देते हो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में उसका पैसा इंक्रीज करना चाहिए, और पैसे को और डिवैल्यूशन करना चाहिए, स्टेट को और भेजना चाहिए ताकि लोकल गवर्नमेंट पे शिफ्ट हो सके पैसा। तो ये सारी बात यही कर रहे हैं, पूरी इन्होंने यही बात की है। इधर आ जाएंगे, जो आपके 3 टायर गवर्नमेंट होती है। 3 टायर गवर्नमेंट क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ये 3 टायर सिस्टम चलते हैं इंडिया में। कि वो उसके पास क्या है, जो थर्ड टायर है आपका, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसके पास पैसे की कमी है, नॉट फिजिकल एम्पावर नहीं है, उसके पास पैसा ही नहीं है, वो वर्क कैसे करेगा। उसके बाद जो हाउस टैक्स कलेक्ट करता है, वो ठीक है, वो कितना होता है, वो 0.2% होता है पूरे इंडिया में कलेक्ट होगा, ये है। फिर हमारे पास कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेज नहीं है, स्टेट फाइनेंशियल कमीशन नहीं है। जैसे सेंट्रल फाइनेंशियल कमीशन है ना अपनी, आर्टिकल 280, वो क्या बोलते हैं, रिकमेंडेड करती है कि स्टेट को कितना पैसा दो। ऐसे कोई स्टेट फाइनेंशियल कमीशन होनी चाहिए, वो रिकमेंडेड करे सेंट्रल लोकल गवर्नमेंट को कितना पैसा दे। तो ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है हमारे पास जो स्टेट फाइनेंशियल कमीशन हो सके, उसको बनाने की ज़रूरत है। फिर कुछ सॉल्यूशन उन्होंने बताया कि कैसे कर सकते हैं कि फॉर स्टेट प्ले बिगर रोल इन द ह्यूमन कैपिटल, स्टेट एक बिगर रोल निभाती है, उसको पता है किस एरिया को ज़्यादा ज़रूरत है, उसको बिगर रोल निभाती है फॉर रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, आपकी इंटरवेंशन। दे नीड टू एडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसा चाहिए। टू दिस एंड स्टेट शुड रेशनलाइज देयर प्रायोरिटी ऑन द फोकस ऑफ ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, सेंटर शुड रिफाइन द ऑफसेटिंग ए टैक्स डिवॉल्यूशन। ये सब चीज़ें करनी चाहिए स्टेट, सेंट्रल जो स्कीम्स है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, उनके लिए पैसा बढ़ा देना चाहिए, ट्रांसफ़र बढ़ा देना चाहिए, हैवी रिलायंस करना चाहिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के लिए। तो यही सब चीज़ें इन्होंने बात की गई है, ठीक है ना। जो 11th और 12th शेड्यूल में आते हैं, आपके 11th शेड्यूल पंचायती राज और 12th शेड्यूल म्यूनिसिपैलिटी। तो मैंने उससे भी कुछ पॉइंट एक्सट्रैक्ट किए हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम आई हैं पास्ट में, क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर इसके मैंने 73 74 आपको क्या डिसेंट्रलाइजेशन पावर को करना है, लोकल लेवल पे काम होना है, तो लोकल लेवल की गवर्नमेंट को पैसा मिलना चाहिए, ऐसा मैंने बोला जो बनाई गई है। दिस इंक्लूड एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन, सोशल वेलफेयर फॉर पंचायत, पब्लिक हेल्थ एंड सोशल डेवलपमेंट प्लान होने चाहिए, फंक्शनली फाइनेंशियली एम्पावर बनाना चाहिए। थर्ड टायर जो है इस जो आपका थर्ड टायर है ना लोकल लेवल गवर्नमेंट का, 73 पंचायती राज के लिए, 74 आपका म्यूनिसिपैलिटी के लिए, इसे एम्पावर बनाना चाहिए। तो एम्पावर कैसे, उसे फाइनेंशियली एम्पावर बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी बातें इस वाले पूरे से आर्टिकल में की गई है कि आप कैसे डेवलप कर सकते हैं ह्यूमन कैपिटल। फिर इसमें एडल्ट्री के ऊपर आया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, आर्टिकल 4 कौन सा था एडल्ट्री का, कौन सा था, कोई बता सकता है एडल्ट्री के लिए कौन सा आईपी सेक्शन था। वॉइस आ रही है, आ रही है। एडल्ट्री 497। 497 आईपीसी 497 एडल्ट्री के लिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्रिमिनलाइज से हटा दिया था। एडल्ट्री क्या होता था कि मतलब आप पता ही एडल्ट्री क्या होता है, तो उसमें क्या कहेगा, आप एक डेफिनेशन प्रोवाइड करो, डेफिनेशन। और आर्मी पर्सन के लिए कोई आर्मी एक्ट जो है उसमें डिफरेंट आपको क्या करनी है, डिफरेंट आपके लिए, आर्मी वालों के लिए डिफरेंट तरीके से एडल्ट्री के लॉ अलग से लाना है, उनकी डेफिनेशन अलग से देनी है, क्योंकि वो नेशनल के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये समस्या आएगी, आप मूवी देख लेना अक्षय कुमार की, कौन सी आई थी वो, कौन सी आई थी मुझे याद नहीं है, तो उसमें एडल्ट्री तो आर्मी पर्सन के अलग से बनाओ, ऐसा इन्होंने बोला है, स्पेशल। ठीक है ना। तो एडल्ट्री एज ए मिसकंडक्ट, मतलब कहीं कहीं मिसकंडक्ट हो रहा है कि आर्मी पर्सन के लिए आप एडल्ट्री
उनके लिए भी क्रिमिनलाइज से हटा रहे हो तो उनके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी है आप पढ़ लेना उसके बारे में, आर्टिकल 497, बस इतना याद रखना। गुजरात सिविल पोल, बीजेपी, आप कांग्रेस। आगे चलते हैं। एनआईए से रिलेटेड आई है कि जो एसएफजी केस था 15 मतलब 16 का अंडर द एनआईए स्कूटनी। अब जो अभी फार्मर का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, फार्मर का जो होता रिपब्लिक डे पर, अब 16 आदमी को एनआईए स्कूटनी किया जाएगा, चेक किया जाएगा क्या इन्होंने किया। एनआईए के बारे में 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ, बाद में हम कभी पढ़ लेंगे। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया है, ये लास्ट एस्पिरेंट थे, इन्हें कोई अटैम्प्ट नहीं दिया जाएगा, अटैम्प्ट की बात नहीं चल रही है। ठीक है, जो विंटर आपकी पॉल्यूशन है वो राइज हो गया है, ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा बोल रहा है आपका सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन, जो एक नॉन गवर्नमेंटल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसने बोला कि विंटर जो पॉल्यूशन था वो राइज हो गया है। वो राइज कैसे? PM2.5 बढ़ गया, मोस्ट थ्रेटन बढ़ गया है कि वर्सन हो गया, मतलब कि प्रॉब्लम हो गई है। तो ऐसा गाजियाबाद इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द नॉर्थ बेल्ट। बस इतना याद रखना। ऐसा किसने बोला है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने ऐसा बोला, लिखने के लिए आ जाए तो आपको। नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि देखो, इमरान खान अनाउंस $50 मिलियन डिफेंस क्रेडिट लाइन टू। ये डिफेंस क्रेडिट लाइन है, मैंने आपको एक कल क्रेडिट लाइन बताया था आपको, ये डिफेंस क्रेडिट लाइन है। फिर डिफेंस के मतलब कि आपको कुछ हमारी कंट्री से खरीदना है, श्रीलंका से बोल रहा है, तो आप आके हमारी हमसे डिफेंस क्रेडिट लाइन से खरीद सकते हो। मतलब डिफेंस के बाउचर दे के आ रहे हैं उन्हें 50 मिलियंस के। अपने पास खाने को नहीं है इनके पास, उन्हें बाउचर दे रहे हैं। यूएस विल सीक टू रिजॉइन UNHRC। हमने कल पढ़ा था यूनाइटेड नेशन आपको ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, मैंने कल बताया था। तो मैंने बताया था कि यूएस जो ट्रम्प जी ने बाहर चले गए थे इससे, अब बाइडेन जी दोबारा ज्वाइन करने की बात करते हैं UNHRC को। कल मैंने पढ़ाया था तो आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा UNHRC को। कोवैक्सीन के बारे में पढ़ाऊंगा कि घाना जो है फर्स्ट कंट्री टू रिसीव कोवैक्स वैक्सीन। तो ठीक है ना, मैं आपको कोवैक्स वैक्सीन जो घाना लगेंगी वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, कोवैक्स क्या है। और फिर ये फ्रांस जो इस्लाम दे रहा है, रिप्रेशन कर रहा है कि उर्गी जो मुस्लिम्स है ना, जो चाइना के पार्ट में रहते हैं, चाइना के ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट में रहते हैं, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, जिन्हें सप्रेस कर रहा है चाइना। उनके ऊपर वायलेशन भी आया था। जो BCC न्यूज़ थी, जो वर्ल्ड की न्यूज़ है, उसने दिखाया था कि इनका रेप किया जा रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है इनका, तो उस पर बैन लगा दिया है चाइना ने। हमारी कंट्री में BCC नहीं करेगी। तो आपको बस याद रखना है कहाँ के हैं। जैसे आपके ओवैसीज़ है ना, आपके यमन के साना जो सिटी है उसकी, तो ऐसे यूगिस कहाँ के? चाइना के हैं आपके, माइनॉरिटीज़ हैं, चाइनीज़ उग्यूर माइनॉरिटीज़ है, मुस्लिम है। ठीक है ना। फिर PLI जो स्कीम है, प्लान जो है, PLI जो स्कीम है वो अभी क्या देगी? इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी फार्मास्यूटिकल को, IT हार्डवेयर को। तो हम PLI स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट न्यूज़ हो गई खत्म। ये हो गया स्टेडियम का नाम हो गया आफ्टर मोदी नेम। हम पढ़ते हैं कोवैक्स। कोवैक्स क्या है? कोवैक्स इज ए एफर्ट टू इंश्योर, कोवैक्स एक स्कीम है, ठीक है ना। कोवैक्स इज ए एफर्ट टू इंश्योर द पीपल एट ऑल द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जो कहीं भी कोने में रहते हैं, विल एक्सेस टू कोविड-19 वैक्सीन उन्हें मिल सके, उसके लिए कोवैक्स प्रोजेक्ट चलाया गया है। क्या चलाया गया है? कोवैक्स प्रोजेक्ट। ठीक है ना। उनके लिए रिगार्डलेस देयर वेल्थ, जैसे कुछ गरीब कंट्री हैं वो परचेज नहीं कर सकती वैक्सीन को, तो ऐसा एक कोवैक्स प्रोजेक्ट चलाया गया। इसमें जो डेवलप्ड कंट्री हैं, यूएस जो कंट्री हैं, वो पैसा इसमें डालेंगी और एक गरीब कंट्री को वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। कोई बचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक वर्ल्ड इशू है, क्योंकि ये रीजनल इशू नहीं है। तो हम ह्यूमनिटी बेसिस पे हम ये काम करेंगे, कोवैक्स वाला। हम नहीं, पूरा वर्ल्ड इसमें काम करेगा। एम क्या है कि 2 बिलियन डोसेस अवेलेबल करानी है एट द एंड ऑफ 2021 इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है ना। जो लग सकें, जो उनकी जो वर्नेबल पीपल है, मतलब गरीब देश जो है, उनके ऊपर लग सके। अरे कौन चला रहा है? गावी और CEPI कोलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, CEP और WHO मिलकर इस प्रोजेक्ट को, फ्लैगशिप प्रोग्राम को चला रहे हैं। गावी, CEP और WHO मिलकर चला रहे हैं। इसमें क्या होगा कि वर्किंग पार्टनरशिप डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री टू वैक्सीन मैन्युफैक्चर, तो ये सब इसमें चलेंगे। फास्टैग हमने पढ़ लिया। फास्टैग की बात है। PLI स्कीम क्या होता है? प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या होता है? ये क्या है कि स्कीम्स है, ये आउटकम्स क्या है कि इनके, ये ओरिएंटेड स्कीम है। ये मैन्युफैक्चर मेकर्स को दी जाएंगी जो गुड्स बनाएंगे। अगर आपका सेक्टर अच्छे से काम कर रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है आपकी कंपनी, तो उसको इंसेंटिव दिया जाएगा प्रोडक्शन लिंक स्कीम में, क्योंकि वो इम्पोर्ट के लिए अच्छा होगा इंडिया के,
इंसेंटिव्स मिलेगा तो और अच्छे से काम करेगा। तो उसे क्या किया जाएगा, कैश इंसेंटिव दिए जाएंगे फॉर 5 to 7 ईयर्स तक। जो सनराइजेस कंपनी है, इंपॉर्टेंट जो सेक्टर की कंपनी है, उन्हें दिए जाएंगे। जो क्या क्या कंपनी हो सकती है, ऑटोमोबाइल हो सकती है, नेटवर्किंग प्रोडक्ट की हो सकती है, फूड प्रोसेसिंग की हो सकती है, कोई आपकी एडवांस केमिस्ट्री की हो सकती है, सोलर पीवी मैन्युफैक्चर हो सकते हैं। तो बहुत सारे सेक्टर्स को दिए जाएंगे, एक सेक्टर को नहीं। तो इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे कि और अच्छे से वो काम कर सके। तो ये आपकी है PLI स्कीम, ये एक उसके लिए नहीं है, सबके लिए। तो ये हमने आज का पूरा अपना डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म कर लिया। कुछ बचा तो नहीं है, कुछ नहीं बचा। हिंदू में भी अब कुछ नहीं बचा। नीचे आ गया, ठीक। तो इतना ही मैं रोकता हूँ, रिकॉर्डिंग में रोकता हूँ, ठीक है।